ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, तो ये बाप ढूंढ रहे हैं। क्यों परमिशन मांगे, क्यों परमिशन मांगे? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। Displayed unruly behavior. The protesters displayed aggressive behavior. The protesters displayed violent behavior. जब अभिजीत दीपके ने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी तब उन्होंने सबके सामने एक बात बहुत साफ तरीके से कही थी कि ये आंदोलन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। उनका कहना था ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, नीट पेपर लीक के खिलाफ है और इसका किसी पॉलिटिकल एजेंडा से कोई लेना देना नहीं है। उस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स और आम लोग भी इस बात पर विश्वास करके उनके इस मूवमेंट में शामिल हुए थे, उनसे इस मूवमेंट से जुड़े थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे प्रोटेस्ट की डायरेक्शन बदलती हुई नजर आई। आज की सिचुएशन देखें तो बीजेपी के खिलाफ खड़ी लगभग हर अपोजिशन पार्टी किसी न किसी रूप में इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। और सिर्फ सपोर्ट ही नहीं बल्कि कई पॉलिटिकल लीडर्स इसी स्टेज पर नजर आए, स्पीचेस दी और अपने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभिजीत दीपके खुद भी उनके साथ स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दिए। इसी वजह से सवाल उठना शुरू हुआ कि अगर प्रोटेस्ट शुरू ही इसलिए हुआ था कि इसे पॉलिटिक्स से दूर रखा जाएगा तो फिर धीरे धीरे यह पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म कैसे बन गया। शुरुआत में इस मूवमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव बताया गया था, नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना और स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलाना। लेकिन अगर आज के इस प्रोटेस्ट को देखा जाए तो लगता है कि स्टूडेंट्स के असली मुद्दे सबसे पीछे छूट गए हैं। स्टेज पर एजुकेशन रिफॉर्म्स या पेपर लीक से ज्यादा पॉलिटिकल स्पीचेस सुनने को मिलती हैं। कई लेफ्ट विंग और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े लोग खुलकर नजर आते हैं और उनकी स्पीचेस में भी फोकस एजुकेशन से ज्यादा पॉलिटिकल इश्यूज पर होता है। इसी दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट भी सामने आए जहां हिंदू देवी देवताओं को लेकर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए गए या स्लोगन सुनने को मिले। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। इसी वजह से कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर प्रोटेस्ट का असली मुद्दा सिर्फ पेपर लीक था तो फिर धार्मिक मुद्दों को बीच में लाने की क्या जरूरत थी। क्या इससे स्टूडेंट्स के मुद्दों को मजबूती मिलती है या फिर असली एजेंडा कहीं और शिफ्ट हो गया है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज भी बहुत से लोग ढूंढ रहे हैं। जब प्रोटेस्ट अपने पीक पर था तब कई जगहों से वायलेंस की तस्वीरें भी सामने आई। वीडियोस में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में झड़प देखने को मिली। इसी दौरान सपोर्टर्स का कहना था कि पुलिस ने अनावश्यक बल का प्रयोग किया, जबकि कई वीडियोस में ये क्लियरली देखा जा सकता है कि कैसे कुछ प्रोटेस्टर्स ने पहले पत्थरबाजी और हिंसा की, जिसके बाद फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। एक बात जिस पर बहस बहुत जरूरी हुई वो ये थी कि क्या प्रोटेस्ट में वाकई स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा था या फिर धीरे धीरे अलग पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ग्रुप ने इस मूवमेंट में अपनी जगह बना ली थी। और कई लोगों का मानना था कि असली स्टूडेंट्स की आवाज पॉलिटिकल स्लोगन्स के शोर में कहीं दबती चली गई। इस प्रोटेस्ट के दौरान कई स्लोगन्स भी वायरल हुए जिसमें भगवान राम और माता सीता का अपमान किया गया। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तो इस तरह देखता हूँ कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। कुछ स्लोगन्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी मूवमेंट का नैरेटिव एजुकेशन से हटकर नेशनलिज्म, रिलीजन और आइडियोलॉजी के डिबेट में बदलने लगे तो नेचुरली लोग ये सवाल उठाने लगते हैं कि क्या प्रोटेस्ट अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से भटक गया है।
एक और कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट सड़कों पर बैठे हुए थे और इसी बीच मूवमेंट के मेल स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक मॉल में नजर आए बर्गर खाते हुए। मैंने बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है। वीडियो में उनके बर्गर खाने की बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफी क्रिटिसिज्म हुआ। जब वो कुछ लोगों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो उनका रिएक्शन भी वायरल हो गया। इसके बाद सीजेपी ने उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीजेपी से निकलने के बाद विजेता दहिया ने कई इंटरव्यूज दिए और उन इंटरव्यूज में उन्होंने अभिजीत दीपके और सीजेपी का काम करने का तरीके पर कई आरोप लगाए। उन्होंने मूवमेंट के अंदर से कुछ डिसीजन और लीडरशिप को लेकर भी सवाल उठाए। अभिजीत का कॉल आ रहा है, उस टाइम पे मैं जस्ट तैयार हो रहा था जाने के लिए, तो मुझे ये था कि हाँ अभिजीत का भी यार बड़ा अच्छी बात है कि कॉल किया है कि विजेता घबराना नहीं है, वी आर इन दिस टुगेदर। और अचानक से मतलब आशुतोष अभिजीत दोनों थे, उन्होंने कहा विजेता आप मत आओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ कि नहीं वो यार आपका बर्गर वाला वो मामला हो गया। तो जो मतलब तो ऐसे कचौड़ी खा रहा था वो भी चीज वायरल हो रही थी। एंड अभिजीत आई सो स्ट्रांगली आई डिफेंडेड यू। और इनफैक्ट अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि अभिजीत भी तो ट्रक पे चढ़ गया, उसमें भी मैंने तुझे डिफेंड किया है कि यार अभिजीत मतलब थप्पड़ भी तो अभिजीत को लगा था। उन्होंने बताया कैसे अभिजीत खुद पीछे छुपकर स्टूडेंट्स को सामने ला रहे हैं। इन इंटरव्यूज के बाद प्रोटेस्ट के अंदर चल रहे इंटरनल डिफरेंसेस भी पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन गए। इसी प्रोटेस्ट के बीच में पंजाब से भी पेपर लीक की खबरें आती हैं। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी एग्जाम लीक से जुड़े मुद्दे और प्रोटेस्ट देखने को मिले। कई जगहों पर पुलिस एक्शन और लाठीचार्ज की रिपोर्ट भी सामने आई, लेकिन इसके बाद भी अभिजीत ने इसका जिक्र तक नहीं किया। उसने सिर्फ उन मुद्दों को एग्रेसिवली उठाया जहां बीजेपी की सरकार हो, जबकि दूसरी गवर्नमेंट के केसेस पर उतनी ही तेजी से रिएक्शन नहीं दिए, जो अभिजीत का सेलेक्टिवली प्रोटेस्ट पर सवाल उठाता है। प्रोटेस्ट के दौरान एक और इंसिडेंट ने काफी अटेंशन खींचा, जब एक लेडी जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया कि कैसे सीजेपी प्रोटेस्टर ने रिपोर्टिंग के दौरान उनके साथ बदतमीजी की। तो पुलिस वाले ने मुझे बचा के निकाला है यहाँ से। ये सच में कॉकरोच है, इन्होंने सही नाम रखा है कॉकरोच। ये बहुत जल्दी मसले जाएंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना मीडिया के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन का बहाना लेके बैठे, विदेश से फंडिंग आ रही है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस खुद मीडिया के सामने शेयर किया और कहा कि प्रोटेस्ट कवर करना उनके लिए मुश्किल हो गया था। किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में मीडिया की सेफ्टी और इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है। अगर किसी जर्नलिस्ट के साथ दुर्व्यवहार होता है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, चाहे वो जर्नलिस्ट किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। And this is what happens when we go out to report facts. Journalists who are meant to report the news and not become victims of it. But that is exactly what happened, unfortunately, during the CJP protest in the national capital. 3 of the times now, journalists were targeted while carrying out their professional duty. Right from heckling to intimidation to physical assault, these incidents have once again raised serious questions about the safety of journalists on the ground. जैसे जैसे प्रोटेस्ट में नए नए चेहरे जुड़ते गए, वैसे वैसे कंट्रोवर्सी भी बढ़ती गई। एक्टर प्रकाश राज जब स्टेज पर आए तो उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट की बात नहीं की, बल्कि अपनी स्पीच में जय श्री राम के स्लोगन का भी जिक्र किया और कहा कि वो इस स्लोगन को नहीं बोलेंगे। इस स्टेटमेंट को लेकर भी काफी पॉलिटिकल डिबेट हुई, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि इसका नीट पेपर लीक से कोई सीधा संबंध था ही नहीं। इसी प्रोटेस्ट के दौरान आर्टिकल 370 का मुद्दा भी उठाया गया। संसद के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से मंच कैसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? कॉमेडी कुणाल कामरा ने स्टेटमेंट भगवान राम को लेकर की गई अपमानजनक शब्द भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इसी तरह कुछ जगहों पर आजादी के स्लोगन भी वायरल हुए, जिन्हें लेकर अलग अलग पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन सामने आए। किस आजादी की मांग कर रहे हो? इन सब कंट्रोवर्सीज ने प्रोटेस्ट के ओरिजिनल इशू को और पीछे धकेल दिया और नेशनल डिबेट एजुकेशन से हटकर
आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल्स पर शिफ्ट हो गई। आज जब पूरे मूवमेंट को देखा जाता है तो दो अलग अलग नैरेटिव सामने आते हैं। एक नैरेटिव कहता है कि ये स्टूडेंट्स के हक की लड़ाई है जिसे पॉलिटिकल पार्टीज और अलग अलग ग्रुप्स ने अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। दूसरा नैरेटिव कहता है कि बड़े पब्लिक मूवमेंट्स में पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना स्वाभाविक होता है और इससे मूवमेंट की लेजिटिमिटी कम नहीं होती। लेकिन इतना जरूर है कि जब किसी प्रोटेस्ट में वायलेंस, कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स और आइडियोलॉजिकल डिबेट असली इशू से ज्यादा हेडलाइंस बनाने लगे तो उस मूवमेंट का फोकस बदलता हुआ जरूर नजर आता है। आखिर में एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को इंसाफ मिलना चाहिए। पेपर लीक जैसे स्कैम के खिलाफ सबसे सख्त कानून बनाने चाहिए और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी लानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी उतना ही जरूरी है कि कोई भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो और उसका असली ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स और हिंसा के बीच कहीं गुम ना हो जाए। किसी भी तरह की हिंसा, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना या कानून को हाथ में लेना किसी भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कमजोर करता है। अगर फोकस स्टूडेंट्स पर रहेगा तो मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहेगी और उसकी आवाज भी ज्यादा मजबूती के साथ सुनी जाएगी।